नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहे हैं, इस शहरीकरण में देखा गया है कि कई तरह के फ्रॉड निकल के आ रहे हैं। उस फ्रॉड में एक नए तरीके का फ्रॉड है जो आज के टाइम में दिल्ली या इस तरह के कई शहरों में भी, चाहे वो छोटे शहर हो या बड़े शहरों हो, वहाँ देखा जा रहा है। ये फ्रॉड इस प्रकार से होता है, जो कि मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। फ्रॉड क्या हो रहा है कि एक प्लॉट है, प्लॉट खाली है और उस खाली प्लॉट के ऊपर में बिल्डर क्या करता है, एक बैंक से लोन ले लेता है। बैंक से लोन लेने के बाद बिल्डर उस प्लॉट के ऊपर में क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन करता है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसे फ्लैट बना बनाकर बेच देता है। अब जो फ्लैट ऑनर है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग बैंकों से लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद फ्लैट जो ऑनर है वो फ्लैट में रहने लगते हैं। अब यहां कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है कि जो बिल्डर है जिसने कि प्लॉट के ऊपर में लोन लिया हुआ है, उसने क्या किया कि डिफॉल्ट कर दिया। यानी कि जिस बैंक से उसने प्लॉट के ऊपर में लोन लिया था उसे देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो बैंक है वो अपने पैसे की रिकवरी के लिए डीआरटी से जाकर उस प्लॉट के ऊपर में अपने चार्ज के लिए ऑर्डर लेके आ जाता है। जब वो बैंक अपने रिसीवर के थ्रू चार्ज लेने जाता है तो उसे ये पता लग रहा है कि भाई यहां पर तो ऑलरेडी फ्लैट बन के बिक गए हैं और उस पर तो किसी और बैंक का भी लोन है, तो चार्ज तो उस समय उस तत्कालिक कंडीशन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से उसे मिल नहीं पाता है। अब ये फ्रॉड देखिए किसके साथ हुआ, फ्रॉड किसके साथ हुआ, उस फ्लैट ऑनर के साथ हुआ। क्या हुआ कि उसने ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदा जो प्रॉपर्टी उस बिल्डर का था ही नहीं, यानी कि उस पर तो लोन लिया हुआ था, ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज थी। तो अब ये बताइए कि यहां इस पूरे कहानी में गलती किसकी है, पहला। दूसरा, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तीसरा, कि इसमें आगे क्या डिसीजन होंगे, यानी कानून क्या बोलता है और क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गलती कहां हुई। गलती यहां हुई, पहली गलती हुई उस बैंक की जिसने प्लॉट पर लोन दिया। कारण कि जब उसने प्लॉट पर लोन दिया तो प्लॉट पर लोन देने वाले बैंक को रजिस्ट्री ऑफिस यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उस प्रॉपर्टी के ऊपर में लीन चढ़वाना था या चार्ज चढ़वाना था, पहला गलती। दूसरा, उसे साथ ही साथ सरसाई में भी उसे चार्ज चढ़ाना था उस प्रॉपर्टी के ऊपर में, जिससे कि मिसलीड कोई दूसरा व्यक्ति ना हो पाए उसे खरीदने या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन करने के टाइम में। चार्ज क्या होता है ना कि जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर आपको यह दिख जाता है कि इस प्रॉपर्टी पर इस बैंक ने इतने रुपए इतनी तारीख को लोन दिया हुआ है। जब तक लोन नहीं पेमेंट होगा तब तक वो लिखा दिखेगा। यानी कि अगर मुझे उस प्रॉपर्टी को खरीदना होगा और मैं जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता हूं, जाने के बाद जब मैं वहां देखूंगा कि भैया ये प्रॉपर्टी पर तो इस बैंक ने लोन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है मुझे ये क्लैरिटी हो जाती है कि यहां पर इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ये लोन पर है ये प्रॉपर्टी। तो आप उसी हिसाब से आपकी पिक्चर क्लियर होती है। साथ ही साथ एक ऑनलाइन पोर्टल है सरसाई, वहां पर भी आपको मेंशन करना है जिससे कि कोई भी आदमी वहां से देख सकता है। अब आ जाते हैं, पहला तो ये गलती हो गई उस बैंक की जिसने प्लॉट पर लोन दिया और उसने चार्ज नहीं चढ़ाया। दूसरी गलती हो गई उस बिल्डर की, उसने क्या किया कि इस बात को छुपा दिया और उसकी मंशा ही क्रिमिनल मिसकंडक्ट का ही निकल के आ रहा है। यानी वो प्लानिंग के साथ ही इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए सोच के बैठा हुआ था कि उसे इस तरह का काम करना है। तीसरी गलती उस बैंक की है जिसने उस फ्लैट के लिए लोन दिया। क्या किया उसने गलती, जब उसने उस फ्लैट के लिए लोन दिया तो सैंक्शन से पहले उसको एक अपने टीम से, यानी कि जो उसकी लीगल टीम है, जो उसके पैनल एडवोकेट की टीम है, उसके थ्रू उसने लीगल सर्च रिपोर्ट जब बनवाया, यानी टाइटल सर्च जब उसका चेक करवाया गया प्रॉपर्टी का, तो उस कंडीशन में या तो उस बैंक के एलएसआर बनाने वाले यानी लीगल सर्च रिपोर्ट बनाने वाले एडवोकेट ने ओरिजिनल पेपर नहीं देखा, यानी कि पेरेंट पेपर नहीं देखा गया, जिसका परिणाम हुआ कि फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर क्या हुआ कि उसने अपना रिपोर्ट क्लियर उस एडवोकेट ने लिख के दे दिया कि हाँ जी पेपर तो सब कुछ ओके है,
ओरिजिनल उसने नहीं देखा। क्यों ओरिजिनल? अगर उसने ओरिजिनल देख लिया रहता उस एडवोकेट ने कि ओरिजिनल मेरे पास नहीं दिखा है, क्योंकि जैसे ही प्लॉट के ऊपर में जो बैंक ने लोन दिया है, ओरिजिनल बैंक में नियम क्या होता है लोन के टाइम में कि जब आप किसी को लोन देते हो उसके ओरिजिनल पेपर अपने पास रख लेते हैं, यानी बैंक के पास पेपर होता है। तो जब बिल्डर का वो फ्लैट बिक रहा था और उस बिकने के टाइम में जब लीगल रिपोर्ट वो एडवोकेट बना रहे थे तो उस समय उन्होंने ओरिजिनल नहीं मांगा या उनको नहीं मिला या नहीं देखा, क्योंकि ओरिजिनल तो बिल्डर के पास था ही नहीं, ओरिजिनल पेपर तो थे उस बैंक के पास। अगर उस वकील साहब ने उस समय ओरिजिनल की डिमांड किया होता और डिमांड करके मांगा होता तो उसी समय पिक्चर क्लियर हो जाता। हालांकि वकील साहब को ना सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखा होगा ना सरसाई में दिखा होगा। कारण क्या है कि उन दोनों जगह पर उनको तो चार्ज चढ़ा हुआ दिखा ही नहीं, तो वहां तो चलिए ठीक है कि उनको क्लियर दिखा कि हाँ जी किसी भी तरह का किसी भी बैंक का नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पेपर नहीं देखना भी एक अपने आप में यहीं से कहानी चेंज हुआ है और पूरा ये मामला फ्रॉड की तरफ बढ़ा है। तो यहां अगला जो गलती दिख रहा है वो उस वकील साहब की है जिन्होंने लीगल रिपोर्ट में ओरिजिनल नहीं दिखा और अपने रिपोर्ट में उस टाइटल को क्लियर कर दिया, या रिपोर्ट में उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि ओरिजिनल देखा है, या उन्होंने फोटोकॉपी का या सर्टिफाइड कॉपी का जिक्र सही तरीके से नहीं किया। अगर वकील साहब ने यहां अगर क्लियर कर दिया है कि उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी देखा है तब बैंक की जिम्मेदारी आ जाती है। हालांकि जो फ्लैट के लेंडर बैंक है, यानी फ्लैट के ऊपर में जो लोन देने वाला बैंक जो है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अगर वकील साहब ने अगर सर्टिफाइड कॉपी भी लिख दिया या नहीं भी लिखा तो ओरिजिनल तो बैंक को देखना ही चाहिए था, कारण क्योंकि वो पेरेंट डीड था। पेरेंट्स डीड में आपको ये देखना मस्ट हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो फ्लैट है किसके नाम पर प्रॉपर्टी है, प्लॉट है जिसके ऊपर में ये फ्लैट बना है, वो तो आपको ओरिजिनल देखना ही चाहिए था। तो बैंक वाले ने ये नहीं देखा और नहीं देखने के कारण उन्होंने उस लोन को सैंक्शन कर दिया फ्लैट ऑनर के नाम पे। और फ्लैट ऑनर उसे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो एक विश्वास करके चल रहा है कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक बैंक है जिसके पास कंप्लीट एक टीम होती है और वो पूरा सर्च करके ही मुझे लोन उन्होंने सैंक्शन किया होगा, और वो आराम से वो फ्लैट लेकर रजिस्ट्री करवाकर और अपना रह रहे थे और अपना ईएमआई पे कर रहे थे। अगली जो अब इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें क्या होना चाहिए था। होना ये चाहिए था उस प्लॉट ऑनर वाले, प्लॉट बैंक वाले को चार्ज चढ़वाना चाहिए था एसआरओ में, और साथ ही साथ उनको सरसाई में चढ़ाना चाहिए था। बिल्डर को बता देना चाहिए था कि ये मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो सेल डीड होता उस सेल डीड के दरमियान में ट्री पार्टी एग्रीमेंट होते, यानी कि बिल्डर, वो बैंक जो प्लॉट पर लोन दिया है प्लस जो फ्लैट ऑनर है, तीनों का एग्रीमेंट होता। और साथ ही साथ जो फ्लैट के जो बैंक है जिन्होंने फ्लैट के ऊपर में लोन दिया है बैंक वाले ने, वो क्या करते, पेमेंट बिल्डर को ना करके वो किसको करते, वो उस बैंक को पेमेंट कर देते। रीजन बीइंग क्योंकि तभी एनओसी मिल जाता उस बैंक से, उस फ्लैट ऑनर को पार्शियल मिलता। मान लीजिए एक बिल्डिंग में उन्होंने 50 फ्लैट बनाया, तो अगर मान लीजिए एक फ्लैट का सेल डीड बन रहा है तो वो जो प्लॉट बैंक लेंडर बैंक है जिन्होंने प्लॉट के ऊपर में लोन दिया है, वो बैंक जो एनओसी देगी सिर्फ उसी फ्लैट के लिए देगी। रीजन बीइंग उनको उस लोन के अमाउंट से, फ्लैट के लोन के अमाउंट से उनको पेमेंट मिल गया है, इसलिए वो उतने पार्शियल उन्होंने एनओसी और रिलीज दे दिया है। यहां ये पूरा मतलब होना चाहिए था। अब जब घटना ये हो गया है कि बिल्डर हो गया फरार, उसके पास देनदारी के पैसे नहीं है, वो गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। अब क्या है, जो प्लॉट लेंडर बैंक है वो क्या कर रहे हैं, डीआरटी से ऑर्डर लेके आ गए हैं। अब इधर क्या है कि इसका ईएमआई चालू है फ्लैट ऑनर का। अब ये सोचिए कि अब इसमें होगा क्या कि फ्लैट ऑनर को सबसे पहले जाना चाहिए डीआरटी में, डीआरटी में जाकर उन्हें सबसे पहला काम करना चाहिए, ऐसे का एप्लीकेशन देना चाहिए। ऐसे का एप्लीकेशन देके तत्काल प्रभाव से ऑक्शन को रोकना चाहिए, तत्काल प्रभाव से बेदखली से अपने आप को रोकना चाहिए, कोर्ट में गुहार लगा के, वो मिल जाता है। दूसरा, उसके बाद जो उनको ना क्रिमिनल केस करना चाहिए बिल्डर के अगेंस्ट में। तीसरा, सिविल सूट करना चाहिए परमानेंट इंजेक्शन के लिए। साथ ही साथ उन्हें पार्टी बनाना किसको चाहिए, उस बैंक को जिसने प्लॉट पर लोन दिया, क्योंकि उन्होंने चार्ज नहीं चढ़ाया। दूसरा, उस बिल्डर को, क्योंकि उसने फ्रॉड किया। तीसरा, आपको बनाना चाहिए किसको,
उस बैंक को जिसने फ्लैट पर लोन दिया, और यहां सबसे बड़ी जो गलती मानी गई है वो मानी गई है फ्लैट पर लोन देने वाले बैंक की, क्योंकि उसी की इस नेग्लिजेंसी के कारण ये फ्रॉड हो सका है। अगर वो नेग्लिजेंस नहीं करता, ओरिजिनल पेपर देख लेता, तो इस कारण से ये फ्रॉड रुक सकता था। तो सिंगल एक ओरिजिनल पेपर नहीं देखना पेरेंट डीड का, जिसका ये नतीजा है कि ये फ्रॉड हो गया और बिल्डर पैसे लेकर फरार हो गया। तो इस तरह की घटनाएं आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं उन फ्लैट ऑनरों से भी बोल रहा हूं कि जो कोई भी फ्लैट ले तो आप एक अपना स्पेशली एक अपना लॉयर अपॉइंट करें, और लॉयर अपॉइंट करके आप उस प्रॉपर्टी का सर्च, टाइटल सर्च निकलवाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं अपने स्तर पे, क्योंकि बैंक के जो एडवोकेट होते हैं वो किस तरीके से रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, बाद में परेशानी आपको होगी। तो सभी फ्लैट ऑनर को या किसी भी प्रॉपर्टी ऑनर को आज के टाइम में छोटे अमाउंट के चक्कर में, एक वकील के फीस के चक्कर में आप ये गलती ना करें कि आप प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसका टाइटल सर्च किसी वकील के थ्रू जरूर करवाएं, जरूर करवाएं, जरूर करवाएं, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड शहरीकरण में और रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं उम्मीद करता हूं इससे आने वाले टाइम में लोग सबक लेंगे और इस तरह की गलती से बचते हुए अपने मेहनत की कमाई को बचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों।